स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के चैप्टर साउंड के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। इसमें आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि चैप्टर के अंदर हैं वो भी इन्वॉल्व हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच योर एयर? एक साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है किसी भी एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो कि एक मीडियम के थ्रू आपके कान में पहुंचती है। When an object vibrates, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, it necessitates the surrounding particles of the medium to vibrate. वो जो है मीडियम के आसपास के जो सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं उनको नेसेशिएट कर देता है, उनको इनिशिएट कर देता है, उनको एक एनर्जी दे देता है जिससे वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। द पार्टिकल्स दैट आर एडजेसेंट टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू वाइब्रेट। इसके बाद जो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं उसके साथ वाले, उसके एडजेसेंट वाले जो पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको भी फोर्स कर दिया जाता है कि वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। हैंस द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, तो साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है आपकी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा इन अ मीडियम के थ्रू इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल टिल इट रीचेज योर एयर। वैसे ही ये पार्टिकल से, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होते हैं, दूसरे पार्टिकल से तीसरे, तो नेक्स्ट करते हुए ये आपके कान के पास वाले पार्टिकल्स जो हैं वो आपके कान में वाइब्रेटिंग आवाज को डाल देते हैं। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि साउंड जो है आपके स्कूल बेल से कैसे प्रोड्यूस होती है। व्हेन द स्कूल बेल इज हिट विद अ हैमर, जब एक स्कूल बेल हिट होती है एक हैमर से, it moves forward and backward producing compressions and rarefactions due to vibrations. जब एक स्कूल बेल को हिट किया जाता है हैमर के साथ, वो आगे की तरफ मूव होती है और पीछे की तरफ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरफ मूव होती है, जिसकी वजह से कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनते हैं ड्यू टू वाइब्रेशंस। और इसी तरीके से ये कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस जो हैं ये आपके आगे ट्रांसफर होते जाते हैं। दिस इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्कूल बेल। इसी तरीके से जो साउंड है आपकी स्कूल बेल से प्रोड्यूस हो जाती है। वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? साउंड वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं? साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट टू इंटरैक्ट विद द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। साउंड वेव्स जो हैं उनको एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए, ताकि वो उनके जो पार्टिकल्स हैं उसके आसपास, उसके साथ वो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपस में वो इंटरेक्ट करेंगे तभी वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर पाएंगे और जो वेव है, जो आपकी वाइब्रेशन है, वो आगे आपकी ट्रांसफ़र की जा सकती है, ट्रांसमिट की जा सकती है। देयरफॉर साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इसलिए जो साउंड वेव्स हैं उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, क्योंकि इनमें दोनों चीज़ें होती हैं। एक काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, जो वेव, जो आपके पार्टिकल्स हैं जिस मीडियम में वो ट्रैवल करता है, वो पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को मूव कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई एनर्जी लेते हैं, किसी स्पीड के साथ वो मूव कर रहे हैं। अब जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी साइड में आप देखिए कि थोड़ी सी मूवमेंट भी हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह साउंड मूव कर रही है, जो वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उससे आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। जब कोई भी चीज़ आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को प्रोड्यूस कर रही है तो वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसीलिए इन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। आप ये सपोज करिए, ये सोचिए कि आप और आपका दोस्त जो है ये मून, आप दोनों मून पे हैं, चांद पे हैं। विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड? क्या आपको कोई भी आवाज़ आपको सुनाई देगी जो कि आपका फ्रेंड आपके पास भेजेगा? नो। साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। साउंड वेव्स जो हैं उनको एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा ऑन द मून, एंड सिंस साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, क्योंकि मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी आपकी वैक्यूम के अंदर।
I will not be able to hear any sound produced by my friend. और इसलिए मेरे को कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी जो कि मेरा दोस्त बोल रहा होगा. Which wave property determines loudness, pitch? अब कौन सी वेव प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करती है लाउडनेस और पिच? एम्पलीट्यूड. The loudness of the sound and the amplitude and its amplitude is directly related to each other. किसी भी वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसी पे उसकी साउंड जो है उसकी लाउडनेस जो है डिपेंड करती है. हायर द एम्पलीट्यूड लार्जर द एम्पलीट्यूड लाउडर विल बी द साउंड. जितना ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड होगा उतनी आपकी ज़्यादा लाउड आवाज़ होगी. जितना आपका एम्पलीट्यूड लो होगा उतनी आपकी आवाज़ जो है वो धीमी होगी, फीबल होगी. फ्रीक्वेंसी. द पिच ऑफ द साउंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो पिच है साउंड की या हम बात करें उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी पिच भी ज़्यादा होगी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच भी कम होगी. इफ द पिच इज हाई देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज ऑल्सो हाई. गेस विच साउंड हैज अ हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न. अगर हमें ये देखना है कि किसकी साउंड जो है वो ज़्यादा है, एक गिटार की या एक कार हॉर्न की, द पिच ऑफ ए साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. अगर साउंड की बात की जाए तो उसकी जो पिच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के. इसीलिए देयरफॉर द गिटार हैज़ अ हायर पिच व्हेन कंपेयर टू अ कार हॉर्न. इसलिए गिटार जो है उसकी हायर पिच होगी अगर हम कंपेयर करें कार के हॉर्न से. What are wavelength, frequency, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव. आपको इनको डिफाइन करना है. वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी भी साउंड वेव का. वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस और टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस. वेवलेंथ की बात की जाए तो वेवलेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं एक डिस्टेंस जो कि दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस के बीच में हो या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच में हो. द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर्स. वेवलेंथ की एसआई यूनिट्स जो हैं वो मीटर्स होती हैं. फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेकेंड में आपकी साउंड वेव की या कोई भी वेव जो है उसकी कितनी ऑसिलेशंस होती हैं, दैट इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी. तो कितनी ऑसिलेशंस एक सेकेंड में हो रही हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स. अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्स और इसको हम डिनोट करते हैं न्यू के साथ. Amplitude can be defined as the maximum height reached by the trough or crest in a sound wave. एम्पलीट्यूड जो है वो हाईएस्ट आप कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट जो कि एक ट्रफ रीच करे या फिर एक क्रस्ट रीच करे एक आपके साउंड वेव के अंदर. टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ साउंड वेव. टाइम पीरियड को हम ये बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल अगर साउंड वेव का हो रहा है उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो हमारा टाइम पीरियड होता है. तो कितने टाइम में आपके अगर बोले एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रही हैं वो आपका टाइम पीरियड होता है. अगर आप बात करें तो आप डायग्राम में देख सकते हैं या ये आपकी अगर एक नॉर्मल अगर बोल दिया जाए ये आपके मीन पोजीशन है. ये अगर आप देखिए तो इस तरीके से ये आपके कंप्रेशंस होती हैं, ये आपकी डिप्रेशंस होती आप इसको बोल सकते हैं रेयर फ्रैक्शंस और ये इसको आप ट्रफ भी कह सकते हैं. ये आपके ट्रफ हैं, इसको आप क्रेस्ट भी कह सकते हैं, ये आपकी क्रेस्ट हैं. अब इसके बाद में जो आपकी वेवलेंथ है आपकी दो ट्रफ्स के बीच का जो डिफरेंस है
जो आपका डिस्टेंस है उसको आप वेवलेंथ कहते हैं, इसको आप लैम्डा से डिनोट करते हैं। उसके बाद में टाइम पीरियड की बात करें तो एक ऑसिलेशन के लिए, एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो है यहाँ से यहाँ तक की जो ऑसिलेशन है उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो आपका टाइम पीरियड होता है, उसको टी से डिनोट करते हैं। और एम्पलीट्यूड जो है वो आपके ट्रफ की मैक्सिमम हाइट जो है उसको आप एम्पलीट्यूड, इसको आप कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये क्रेस्ट की बात कर ले, ये भी आपका एम्पलीट्यूड होता है, जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है आपकी उसी को आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड आपका मीटर्स में होता है, वेवलेंथ आपकी मीटर्स में होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी हर्ट्स में होती है, टाइम पीरियड जो है वो आपका सेकेंड्स में होता है। हाउ आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी किसी भी साउंड वेव की स्पीड के साथ कैसे रिलेटेड होती है? वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड इन द फॉलोइंग वे। वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी जो है वो वेव इक्वेशन से हम रिलेट करते हैं। तो वेव इक्वेशन आपकी है स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है v जो है इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई म्यू। कैलकुलेट द वेवलेंथ of sound whose frequency is 220 Hz and speed is 440 मीटर पर सेकेंड in a given medium। आपको कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ साउंड वेव की जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 220 Hz, स्पीड आपको दी गई है 440 मीटर पर सेकेंड, उसकी आपको वेवलेंथ निकालनी है। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी आपको दी है 220 Hz, इसके बाद में आप स्पीड देखिए 440 मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ जो है आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ निकालनी होगी तो वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अगर आप स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 2 मीटर्स। तो वेवलेंथ आपकी हो जाएगी 2 मीटर्स। ए पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। एक आदमी है वो 500 हर्ट्ज की टोन सुनता है डिस्टेंस से, एक डिस्टेंस से जो कि 450 मीटर है, सोर्स जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उससे 450 मीटर की डिस्टेंस पे है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स? सक्सेसिव कंप्रेशंस जो कि सोर्स से आ रही हैं उसके बीच का आपका टाइम इंटरवल क्या है? The time interval between successive compressions from the source is equal to time period। वो टाइम पीरियड के बराबर होगा। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन म्यू। तो 1 अपॉन म्यू का आ जाएगा 1 अपॉन 500, दैट इज 0.002 सेकेंड्स। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब आपको डिस्टिंग्विश करना है लाउडनेस और इंटेंसिटी, साउंड की लाउडनेस और साउंड की इंटेंसिटी के बीच में। अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया एवरी सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव। जितनी साउंड एनर्जी जो है, जितना अमाउंट साउंड एनर्जी का पास हो रहा है किसी एक एरिया से एक सेकेंड के अंदर इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। वो साउंड वेव की इंटेंसिटी हो जाएगी। लाउडनेस इज डिफाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। लाउडनेस जो है वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, वो उसी से डिफाइन होती है। तो ये उनमें मेन डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन विच ऑफ 3 मीडिया एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर? अगर आप 3 मीडिया की बात करें, एयर, वाटर या आयरन के बीच में, तो साउंड जो है वो किसके अंदर सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे? साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड। साउंड जो है वो सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी, ज़्यादा तेज़ी से जाएगी, क्योंकि पार्टिकल जो है वो क्लोजली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो व्हेन कंपेयर टू अदर मीडियम्स, तो जिनके की पार्टिकल लूजली पैक्ड हैं, therefore at a particular temperature sound travel fastest in iron and slowest in gases। इसलिए किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे साउंड जो है वो आपकी आयरन में बहुत तेज़ी से जाएगी और बाकी जो गैस है, एयर है, उसमें स्लोएस्ट होगी। एन इको इज हर्ड इन 3 सेकेंड्स। एक इको है वो 3 सेकेंड में सुनाई देती है।
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या डिस्टेंस है सोर्स के साथ? सोर्स से कितनी दूर है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस? गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। आपको ये दिया गया है कि साउंड की स्पीड जो है वो 342 मीटर पर सेकेंड है। अब स्पीड ऑफ साउंड दी गई है 342 मीटर पर सेकेंड। इको जो रिटर्न हो रही है वो हो रही है 3 सेकेंड में। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड विल बी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो वो आएगा 342 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ 1026 मीटर्स। अब एक्चुअल में देखा जाए तो 1026 मीटर आपका आने का और जाने का दोनों का टोटल का डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस से उसके आधे में होगा। इसका मतलब है 1026 को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ विच विल बी 513 मीटर्स। वाई आर द सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स कर्व्ड? अब कंसर्ट हॉल्स जो होते हैं उनकी सीलिंग जो है वो कर्व्ड क्यों होती हैं? सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स आर कर्व्ड टू यूनिफॉर्मली स्प्रेड साउंड इन ऑल डायरेक्शंस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द वॉल्स। जो सीलिंग आपकी होती है कंसर्ट हॉल्स की उसको कर्व्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि जो साउंड है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो सके। यूनिफॉर्मली जो है एक ही तरीके से जो है समान तरीके से जो है वो फैल सके सारी डायरेक्शंस में आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द वॉल, जैसे दीवार से टकराने के बाद। व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर? एवरेज ह्यूमन ईयर की एवरेज इंसानों के कानों की सुनने की शक्ति कितनी है? ऑडिबल रेंज कितनी है? कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ वो सुन सकते हैं? 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन बींग्स सुन सकते हैं। ह्यूमन बींग्स के कान जो हैं वो सुन सकते हैं। एनी साउंड less than 20 hertz or greater than 20,000 hertz frequency is not audible to human ears। कोई भी आवाज़ 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की जो भी होती हैं वो हमारे ह्यूमन कानों के लिए ऑडिबल नहीं होती। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड अल्ट्रासाउंड? अब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड में कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसीज होती हैं? इंफ्रासाउंड की बात करें तो जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होगी वो आपकी इंफ्रासाउंड में आती है और जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होगी वो आपकी अल्ट्रासाउंड में आती है। अ सबमरीन एमिट्स अ सोलर पल्स विच रिटर्न्स फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ इन 1.02 seconds। If speed of sound in salt water is 1531 meter per second, how far away is the cliff? अगर ये सबमरीन जो है एक सोनार पल्स को एमिट करती है और उसकी जो अंडर वाटर एक जो पल्स है उसकी वो रिटर्न होती है अंडर वाटर क्लिफ के साथ बज के 1.02 सेकेंड्स में। अगर स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर दी गई है 1531 मीटर पर सेकेंड तो हमें बताना है कि क्लिफ जो है वो कितनी दूर होगी। टाइम आपको दिया गया है 1.02, स्पीड आपको दी गई है साउंड की सॉल्ट वाटर में 1531 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है 1561.62 मीटर्स। अब ये है आने और जाने का, तो इसका मतलब हाफ अगर इसका कर देंगे तो वो उसका डिस्टेंस आ जाएगा क्लिफ का। तो हमने देख लिया उसका हमने किया है यहाँ पे हाफ। जैसे ही हमने उसका हाफ किया तो 780.81 जो है मीटर्स उसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड? आवाज़ क्या है, साउंड क्या है और वो कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस। साउंड जो है आवाज़ जो है वो वाइब्रेशंस की वजह से पैदा होती है। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स, जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है, कांपती है, इट फोर्सेस द एडजेसेंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट। वो फोर्स करती है मीडियम के एडजेसेंट पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने के लिए। एक मीडियम का एक पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करेगा, वो फिर दूसरे मीडियम के साथ टच होके उसको वाइब्रेट करेगा। वो दूसरा जब ऐसे पार्टिकल्स जो है शिफ्ट करते जाएंगे इस फोर्स को, इस वाइब्रेशन को, तो वो आगे आगे पास ऑन होता जाएगा। दिस रिजल्ट इन अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। इसकी वजह से मीडियम में एक डिस्टर्बेंस आ जाती है विच ट्रेवल्स एज वेव्स, एंड जो कि वेव्स की तरह ट्रैवल करते हैं, एंड रीचेस द एयर,
और हमारे कानों में पहुंच जाते हैं। हेंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड, और इसी तरीके से जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो प्रोड्यूस होती है, जो वो बनती है। Describe with the help of diagram how compressions and rarefactions are produced in the air near a source of sound. आपको ये हेल्प एक डायग्राम की हेल्प से बताना है कैसे कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हवा में, जब भी एक सोर्स ऑफ साउंड के पास में हवा से वो कैसे निकल रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। When a school bell is hit with a hammer, जब एक स्कूल बेल को आप हैमर के साथ बजाते हैं, उसको हिट करते हैं, it moves forward and backward producing compressions. वो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे को जाता है, कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस जो है वाइब्रेशन की वजह से जो बनती हैं वो वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। When it moves forward, जब वो आगे मूव करता है, इट क्रिएट्स हाई प्रेशर, वो एक हाई प्रेशर को क्रिएट करता है उसके आसपास के एरिया में। दिस हाई प्रेशर रीजन इज नोन एज कंप्रेशन। ये जो हाई प्रेशर का रीजन होता है, इसको हम, ये जो हाई प्रेशर का जगह होती है, ये जो रीजन फॉर्म हो जाता है, उसको हम कंप्रेशन कहते हैं। व्हेन इट मूव्स बैकवर्ड्स, जब वो पीछे वाली साइड, थोड़ा पीछे वाली साइड जाता है, तो एक एरिया ऐसा प्रोड्यूस होता है जिसमें आपके पार्टिकल्स जो है वेरी लो डेंसिटी के होते हैं, जिनको आप बोलते हो लो प्रेशर रीजन, और उसको आप बोल देते हैं रेयर फ्रैक्शंस। तो वो हो गया आपके रेयर फ्रैक्शंस। आप डायग्राम में भी दे सकते हैं, ये जो एरिया है ये आपका कंप्रेशन है, जहाँ पे आपके पार्टिकल्स जो हैं बड़े क्लोजली डेंसली पॉपुलेटेड हैं, यहाँ पे बहुत डेंस हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ इस एरिया में देखिए ये आपके रेयर फ्रैक्शंस हैं, जहाँ पे आपके पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हैं, और जो आपका प्रेशर है वो यहाँ पे लो है। Cite an experiment to show that sound needs a material medium for its propagation. आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताना है कि साउंड को एक मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए। टेक एन इलेक्ट्रिकल बेल, एक इलेक्ट्रिकल बेल लीजिए, एंड हैंग इट इनसाइड एन एम्प्टी बेल जार, एक खाली बेल जार के अंदर उसको हैंग कर दीजिए, लटका दीजिए। विच इज़ फिटेड विद अ वैक्यूम पंप, उसको वैक्यूम पंप के साथ फिट कर दीजिए, जैसा आपको शो किया गया है फिगर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी इलेक्ट्रिकल बेल है, ये आपका बेल जार है, बेल जार के बाद ये आपकी कॉक है, ये आपकी दो मेन दी गए हैं जो कि स्विच के साथ अटैच्ड है यहाँ पे। तो ये आपका वैक्यूम पंप है जिसके साथ वो बेल जार के अंदर जो है आप वैक्यूम सक कर देंगे। इनिशियली वन कैन हियर द साउंड इन द रिंगिंग बेल। जब स्टार्टिंग में आप देखेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे इसको, तो जो रिंगिंग बेल है उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। नाउ पंप आउट सम एयर फ्रॉम द बेल जार यूजिंग द वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप की हेल्प से तो जो भी हवा अंदर है, जो भी एयर अंदर है उस बेल जार के अंदर, वैक्यूम पंप से उसको सक कर लेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। यू विल रियलाइज दैट द साउंड ऑफ द रिंगिंग बेल डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम हवा निकालते जाएंगे वैसे वैसे जो साउंड है उस बेल जार के अंदर वो कम कम आती जाएगी। इफ़ यू कीप ऑन पंपिंग द एयर आउट ऑफ द बेल जार, अगर हम बेल जार के अंदर से हवा को बाहर निकालते जाएंगे, देन ग्लास जार विल बी डिवॉइड ऑफ एनी एयर आफ्टर सम टाइम। और जो ग्लास जार है उसके अंदर से एयर जो है वो बिल्कुल निकल जाएगी कुछ देर के बाद। नाउ ट्राई टू रिंग द बेल। अब बेल को रिंग करने की कोशिश करिए। नाउ साउंड इज हर्ड बट यू कैन सी बेल प्रोंग इज स्टिल वाइब्रेटिंग। अब देखिए, अब आपको आवाज़ कोई नहीं सुनाई देगी, लेकिन जो बेल प्रोंग है वो अभी भी वाइब्रेट कर रहा होगा। व्हेन देयर इज नो एयर प्रेजेंट इन द बेल जार, जब बेल जार के अंदर कोई भी हवा नहीं रहती है, अब वैक्यूम इज प्रोड्यूस्ड, वहां पे एक वैक्यूम बन जाता है। साउंड कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, और जो आवाज़ है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है साउंड को एक मीडियम चाहिए ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपोगेट कर पाए। Therefore, this experiment shows that sound needs a material medium for its propagation. इसलिए साउंड को एक मटेरियल मीडियम चाहिए ताकि वो प्रोपोगेट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो सके, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर सके। Why is sound wave called a longitudinal wave? साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं? The vibration of the medium that travels parallel to the direction of the wave or along in the direction of the wave is called the longitudinal wave. जब वाइब्रेशन, मीडियम की जो वाइब्रेशन हो रही है वो आपकी ट्रैवल करे
पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, जिस डायरेक्शन में वेव आपकी मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में वेव आपकी वाइब्रेट कर रही है, उसी डायरेक्शन में जब मीडियम भी आपका वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा तो वो जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव कह सकते हैं, या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव कह सकते हैं। वो जो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो भी आपके जो हैं वो भी आपके एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में आपकी साउंड मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस प्रोपगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में जो है वो पार्टिकल, जो मीडियम के पार्टिकल हैं, वो पैरेलल, उसी डायरेक्शन के पैरेलल जो है मूव करना शुरू कर देते हैं। देयरफॉर अ साउंड वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसीलिए जो साउंड वेव है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। Which characteristics of the sound help you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने फ्रेंड की वॉइस, अपने दोस्त की आवाज़ को, जबकि वो एक डार्क रूम में बाकियों के साथ बैठा हो। Quality of sound is a characteristic that helps us identify the voice of a particular person. साउंड की जो क्वालिटी होती है वो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, एक पर्टिकुलर इंसान जो है, उसकी आवाज़ कैसी है। तो एक पर्टिकुलर इंसान की आवाज़ को हम उसकी क्वालिटी से पहचान लेते हैं। टू पीपल मे हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस। दो इंसान जो हैं उनकी एक ही जैसी पिच और एक ही जैसी लाउडनेस हो सकती है, बट देयर क्वालिटी विल बी डिफरेंट। लेकिन उन दोनों की जो क्वालिटी होगी वो अलग होगी। Flash and thunder are produced simultaneously, but thunder is heard a few seconds after the flash is seen. Why? फ्लैश और थंडर जो है वो एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन थंडर की आवाज़ आपको कुछ सेकंड्स के बाद सुनाई देती है, जबकि फ्लैश आपको जल्दी से दिखाई देती है। ऐसा क्यों? द स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड जो है वो 344 मीटर पर सेकेंड है आपकी हवा में। वेयर एज द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ लाइट जो है हवा में वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ लाइट आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा है, जबकि आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो है उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है। द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन when compared to that of light. Due to this reason, the thunder takes more time to reach the earth as compared to the light speed which is faster. इसलिए थंडर की जो आवाज़ है वो हमें थोड़ी देर के बाद सुनाई देती है, जबकि आपकी लाइटनिंग जो है वो फास्टर है, लाइट की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए आपको लाइटनिंग पहले दिखाई दे जाती है। Hence, lightning is seen before whenever we hear the thunder. जब भी हमें थंडर की आवाज़ सुनाई देती है, लाइटनिंग उससे पहले ही हो जाती है, हमें पहले ही दिखाई दे जाती है। A person has a hearing range from 20 Hz to 20 kHz. What are the typical wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? एक आदमी है, उसकी हियरिंग रेंज दी गई है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक। एक टिपिकल वेवलेंथ की बात की जाए, जो साउंड, एक टिपिकल वेवलेंथ साउंड वेव की जो है वो एयर में करस्पॉन्ड कर रही है दो फ्रीक्वेंसीज को। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 344 मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड ऑफ साउंड जो लेनी है वो है 344 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब आप देखिए, फॉर साउंड वेव्स अगर हम बात करें तो स्पीड जो है हमें पता है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई म्यू। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड। अब हम पहली बात करें तो जहाँ पे आपको v दी गया है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 20 हर्ट्ज, तो उस केस में देखिए लैम्डा आपका आ जाएगा v वेलोसिटी अपॉन म्यू। तो आप देखिए वो आ जाएगा आपका 344 डिवाइडेड बाई 20, दैट मीन्स 17.2 मीटर्स। फिर आप फ्रीक्वेंसी देखें तो वो है 20,000 हर्ट्ज, तो लैम्डा जो है वो आ जाएगा v अपॉन म्यू 2, तो ये आ जाएगा 344 डिवाइडेड बाई 20,000, तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.0172 मीटर्स।
तो यहाँ से आपकी जो है वो रेंज पता लग गई है। तो आपकी जो ह्यूमन बींग्स की हियरिंग की वेवलेंथ जो है, जिस वेवलेंथ में वो सुन सकते हैं, वो है 0.0172 मीटर्स टू 17.2 मीटर्स। तो इतनी मीटर्स की जो वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ से जो वेव आएगी, जो साउंड वेव आएगी, उसको ह्यूमन बींग्स सुन सकते हैं। टू चिल्ड्रंस आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड। दो बच्चे जो हैं वो एल्यूमिनियम रॉड के अपोजिट एंड पे हैं। वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विद अ स्टोन। एक जो है वो रॉड के एंड को स्ट्राइक करता है स्टोन के साथ। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन द एयर। आपको रेशियो निकालनी है टाइम की, जो कि साउंड वेव हवा में निकाल रही है और एल्यूमिनियम में निकाल रही है, जो कि बच्चे के पास, दूसरे बच्चे के पास पहुंच रही है। पहले कंसीडर करिए कि लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड जो है वो d है। स्पीड ऑफ साउंड वेव एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप देख रहे हैं तो एल्यूमिनियम के लिए वो है 6420 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन टू रीच अदर एंड, अगर टाइम की बात करें दूसरे एंड पे पहुंचने की, तो टाइम आपका हो जाएगा dt इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब देखेंगे डिस्टेंस d है आपका, वेलोसिटी है आपकी 6420। तो इस केस में देखिए जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो है 346 मीटर पर सेकेंड। जब वेलोसिटी आपको दी गई है दूसरे एयर के केस में, तो टाइम टेकन बाय द साउंड जो हो जाएगा दूसरे एंड पे पहुंचने का, वो हो जाएगा टी एयर d डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ एयर, तो d डिवाइडेड बाय 346। तो अगर आप एयर इज टू एल्यूमिनियम निकालेंगे तो 6420 डिवाइडेड बाय 346, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 18.55:1। Frequency of a source of sound is 100 Hz. How many times does it vibrate in a minute? एक सोर्स ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी दी गई है 100 हर्ट्ज, कितनी बार वो वाइब्रेट करेगा एक मिनट में? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फ्रीक्वेंसी को हम जानते हैं कि वो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन पर यूनिट टाइम होता है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस किसके बराबर होगी? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अगर आपको दी गई है 100 हर्ट्ज, टोटल टाइम आपको दिया गया है 1 मिनट, उसको आप चेंज कर देंगे 60 सेकेंड्स में, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या फिर वाइब्रेशंस आप कह लें तो 100 × 60 हो जाएगा, विच मीन्स 6000। सो द सोर्स वाइब्रेट्स 6000 टाइम्स इन अ मिनट एंड प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज। डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज? एक्सप्लेन। क्या साउंड जो है सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है जो कि लाइट भी करती है? यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि साउंड जो है वो सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि लाइट के होते हैं, सेम उसी की लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है साउंड भी करती है। एक प्लेन की बात कर दी जाए तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे, आपकी इंसिडेंट रे और आपका जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन पे पड़ते हैं। जबकि दूसरी बात की जाए तो अगर एक रे आ रही है आपकी साउंड वेव की, अगर वो किसी भी प्लेन सरफेस पे पड़ती है तो जिस एंगल के साथ वो प्लेन पे पड़ेगी उसी एंगल के साथ वो प्लेन से बाहर चलेगी। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों लॉज जो हैं ये आपके लाइट में भी पड़ते हैं। सो साउंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट। सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे लाइट के हैं वैसे ही फॉलो करती है। द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स एंड द इंसिडेंट साउंड वेव मेक एन इक्वल एंगल विद द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो इक्वल एंगल बनाती है पॉइंट ऑफ सरफेस, नॉर्मल जो सरफेस का होता है उसके पॉइंट पे जो एंगल बनता है आपका इंसिडेंस का, इंसिडेंट रे का। ऑल्सो द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव the normal to the point of incidence and the incident sound wave all lies in the same plane. So the पहला तो था कि रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। दूसरा जो आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, जो आपकी नॉर्मल है और आपकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, वो तीनों साउंड वेव जो है वो एक ही प्लेन पे पड़ेंगी। ठीक है। When a sound is reflected from a distant object an echo is produced. जब एक आवाज़ जो है रिफ्लेक्ट होती है एक दूर के ऑब्जेक्ट से, एक इको आवाज़ आती है, एक इको की आवाज़ आती है, एको की आवाज़ आती है।
let the distance between the reflecting surface and the source of sound production remains the same. हम ये let करते हैं कि जो distance है reflecting surface के बीच में और जो source of sound production है उसके बीच में वो same रहेगा. Do you hear echo sound on a hotter day? क्या आपको echo sound सुनाई देती है किसी hotter day में, किसी गर्मी के दिन में? An echo is heard when time travel between the reflected sound and the original sound is at least 0.1 second. echo आपको तब सुनाई देगी जब आपका टाइम ट्रेवल जो होगा एक रिफ्लेक्टेड साउंड और एक ओरिजिनल साउंड का जो टाइम ट्रेवल होगा वो आपका 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होगा, तभी आपको जो है echo उसकी सुनाई देती है. As the temperature increases, जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा, the speed of sound in a medium also increases. जो स्पीड है साउंड की उस मीडियम में वो भी इंक्रीज कर जाएगी. On a hotter day, जब गर्मी का दिन होगा, the time travel between the reflected and the original sound will decrease. जो टाइम ट्रेवल है एक रिफ्लेक्टेड साउंड का और ओरिजिनल साउंड का वो डिक्रीज कर जाएगा. And echo is audible only if the time travel between the reflected sound and the original sound is greater than 0.1 seconds. तो जो इको है वो तभी आपको ऑडिबल होगी अगर टाइम ट्रेवल जो है बिटवीन आपका रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड जो है वो अगर 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होगा तभी आपको सुनाई देगी, ऐसे आपको सुनाई नहीं देगी. गिव 2 प्रिंसिपल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. आपको 2 एप्लीकेशन बतानी है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज यूज टू मेजर द स्पीड. हम स्पीड को मेजर में करने के काम आता है. स्पीड किसकी? अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की. डिस्टेंस भी मेजर करने के काम आता है, वो भी किसका? अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स का. तो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन अगर हम यूज़ करें सोनार सिस्टम में यूज़ करते हैं हम. सोनार एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम स्पीड और डिस्टेंस जो है ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अंडर वाटर क्या स्पीड है किसी चीज़ की और क्या डिस्टेंस है. वर्किंग ऑफ अ स्टेथोस्कोप. दूसरा, स्टेथोस्कोप की वर्किंग में भी हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं. उसमें इस्तेमाल होता है साउंड ऑफ पेशेंट्स हार्ट बीट. पेशेंट की हार्ट बीट की जो आवाज़ है वो आपकी रीच होती है डॉक्टर के कानों में, डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. साउंड की बहुत सारी रिफ्लेक्शंस के बाद. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई into a pond of water at the base of the tower. एक पॉन्ड है जो टावर के बेस के साथ लगा हुआ है. एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है उस टावर से, टावर के टॉप से, जो कि 500 मीटर हाइट पे है, और उस पॉन्ड के अंदर डाला जाता है जो कि बिल्डिंग के साथ में उसके बेस में लगा हुआ है. When is the splash heard at the top? आपको स्प्लैश की आवाज़ जो है ऊपर कब सुनाई देगी? अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो g है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड आपको दी गई है. ये दोनों चीज़ें दी गई हैं. अब हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 500 मीटर्स. अगर आप टावर की हाइट देखें तो वो 500 मीटर है. वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको जो दी गई है दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दी गई है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी जो है स्टोन की वो है 0. तो टाइम टेकन जो आप देखेंगे बाय द स्टोन टू फॉल टू टावर बेस एज पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लेंगे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे a जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट विल बी जी टी स्क्वायर. अगर आप देखेंगे 500 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई टी, तो ये 0 हो जाएगा. हाफ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई t1 का होल स्क्वायर, तो t1 का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा 100. तो टाइम जो है वो आपके पास आ जाएगा 10 सेकेंड्स. अब टाइम टेकन t2 जो है टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच टॉप. अगर जो साउंड को अब टाइम लगेगा टॉप पे पहुंचने के लिए वो आएगा 500 डिवाइडेड बाय 340. अब 500 है उसका डिस्टेंस, उसको डिवाइड कर देंगे 340 से, वो आपका आ जाएगा 1.47 सेकेंड्स. अब दोनों टाइम को ऐड कर देंगे t1 प्लस t2, वो आपका बन जाएगा 10 प्लस 1.47 दैट विल बी 11.47 सेकेंड्स. A sound wave travels at a speed of 339 meter per second
If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? Will it be audible? एक साउंड वेव जो है वो 339 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है. अगर उसकी वेवलेंथ आपको दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस वेव की और क्या वो हमें सुनाई देगी? स्पीड ऑफ साउंड 339 मीटर पर सेकेंड दी गई है, वेवलेंथ ऑफ साउंड 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको मीटर में चेंज कर देंगे 0.015 मीटर्स आ जाएगा. स्पीड ऑफ साउंड जो है वो है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू. अब v हमें निकालना है, तो अब म्यू हमें निकालना है, तो वो हो जाएगा v डिवाइडेड बाय लैम्डा, दैट इज 339 डिवाइडेड बाय 0.015 विच विल बी 22600 हर्ट्ज. अब ये जो फ्रीक्वेंसी है हमें पता है कि ये 20,000 से ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से, तो इसका मतलब ये है कि ये जो साउंड है ये ऑडिबल नहीं होगी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स लाइज बिटवीन द रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन साउंड इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज, देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑडिबल. इसीलिए जो है वो हमें सुनाई नहीं देगी. व्हाट इज रेवर्बरेशन? हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड? रेवर्बरेशन क्या है और इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? द कॉन्टिन्यूस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन अ बिग एनक्लोज्ड स्पेस इज रेवर्बरेशन. एक कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जब साउंड की होती है एक बड़े से क्लोज सरफेस स्पेस में, एक स्पेस जो कि बंद होता है, उसको हम रेवर्बरेशन कहते हैं. इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कवरिंग वॉल्स, अगर हम दीवारों को कवर कर दें, एंड सीलिंग्स ऑफ एनक्लोज स्पेस, और जो सीलिंग्स हैं आपकी पूरे बंद कमरे की, विद द हेल्प ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जिसमें हम यूज़ कर लें साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल जिससे कि साउंड आपकी वो बिल्कुल सक कर ले, सच एज लूज वुलन्स और फाइबर बोर्ड्स. या तो आप फाइबर बोर्ड्स का इस्तेमाल कर लें या लूज वुलन्स का इस्तेमाल करें, ताकि वो साउंड जो है वो एब्जॉर्ब कर लें और आवाज़ जो है वो गूंजे ना. What is loudness of sound? Loudness of sound से आप क्या समझते हैं? What factor does it depend on? और कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है? Loud sound have high energy. जो लाउड साउंड होती है उसकी हाई एनर्जी होती है. Loudness directly depends on the amplitude of vibrations. Loudness जो है वो वाइब्रेशंस की जो आपके एम्पलीट्यूड होता है, लाउडनेस जो है वो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पे डायरेक्टली डिपेंड करता है. इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन के स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर, साउंड के वाइब्रेशन के स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर. एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच प्रे. आपको ये एक्सप्लेन करना है कि बैट्स जो हैं, वो चमगादड़ जो हैं, वो किस तरीके से अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए. बैट्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक स्क्वीक्स. बैट्स जो हैं उनकी एक एबिलिटी है कि वो हाई पिच अल्ट्रासोनिक स्क्वीक्स निकाल सकते हैं. दीज स्क्वीक्स गेट रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स लाइक प्रे एंड रिटर्न टू देयर ईयर्स. ये जो स्क्वीक्स हैं ये उन ऑब्जेक्ट से टकरा के वापिस उनके कानों में जाके बज जाती हैं. जैसे ही वो प्रे से बज के उनके कानों में पहुंच जाती हैं तो उनको पता चल जाता है कि उनके जो प्रे है वो कितनी दूर है. दिस हेल्प्स बैट टू नो हाउ फार हिज प्रे इज. इससे जो बैट हैं उनको पता चल जाता है कि उनका शिकार उनसे कितनी दूर है. हाउ इज़ अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग. अल्ट्रासाउंड जो है वो क्लीनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल की जाती है, सफाई के लिए. ऑब्जेक्ट्स दैट नीडेड टू बी क्लीन्स्ड, जिन ऑब्जेक्ट को हमने क्लीन करना है, आर पुट इन अ क्लीनिंग सोल्यूशन, उनको एक क्लीनिंग सोल्यूशन में डाला जाता है. अल्ट्रासाउंड वेव्स आर पास थ्रू द सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास किया जाता है. द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स हेल्प्स इन डिटैचिंग द डर्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं आपकी, वो उस डर्ट को डिटैच कर देती है उस ऑब्जेक्ट के साथ, और जो ऑब्जेक्ट है वो साफ हो जाता है. इन दिस वे अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस. इस तरीके से अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है क्लीनिंग पर्पसेस में.
एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। आपको वर्किंग और एप्लीकेशन बतानी है सोनार की। सोनार इज एन एब्रिविएशन ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एक एब्रिविएशन है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग की, जिसमें साउंड जो है नेविगेट होती है और उसकी रेंज जो है हम आराम से पता कर सकते हैं। इट इज़ एन एकॉस्टिक डिवाइस, एक एकॉस्टिक डिवाइस है यूज्ड इन मेजरिंग द डायरेक्शन। ये आवाज़ की हेल्प से चलने वाला डिवाइस है जो कि डायरेक्शन को मेजर करने के काम आता है, स्पीड को मेजर करने के में काम आता है और डेप्थ ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने में काम आता है, जो कि शिपरेक्स, सबमरीन्स जो कि इस इस्तेमाल को, अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि सोनार का इस्तेमाल होता है। ऑल्सो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ ओशंस एंड सीज। इसको हम ओशंस की और सीज़ की डेप्थ को डिटरमाइन करने के लिए, निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ए बीम ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। एक बीम अल्ट्रासोनिक साउंड की जो है वो प्रोड्यूस होती है एंड ट्रैवल थ्रू द सी वाटर। उसको निकाला जाता है और वो सी वाटर के थ्रू ट्रैवल करती है, विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसड्यूसर, जो कि ट्रांसड्यूसर के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है, या ट्रांसमीटर कह लो या ट्रांसड्यूसर कह लो, उसके द्वारा वो ट्रांसमिट की जाती है। When it reflects an echo is produced, जब वो किसी चीज़ से टकरा के रिफ्लेक्ट करती है, वापस आती है, एक इको जो है वहाँ से निकलती है, विच इज़ डिटेक्टेड एंड रिकॉर्डेड बाय द डिटेक्टर। वो डिटेक्टर जो होता है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और रिकॉर्ड कर लेता है। इट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, जो डिस्टेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, जो कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिखाया गया है, इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम। और टी जो है वो टाइम के साथ कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी दूरी पे अब वो है। तो आप डायरेक्टली इसको 2d इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी कर देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि डिस्टेंस जो है वो कितना ट्रैवल कर दिया है वेलोसिटी और टाइम के साथ। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इज ऑल्सो रेफर टू एज इको रेंजिंग। इस मेथड जिससे कि हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को, इसको हम इको रेंजिंग भी कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, ये आपका सोनार है, यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर है, ये नीचे आपकी वेव जो है वो फेंकी जा रही है, अल्ट्रासाउंड पल्स ऊपर डिटेक्ट हो रही है, तो आप डेप्थ जो है वो निकाल सकते हैं, बॉटम ऑफ द सी निकाल सकते हैं। इसमें शिप ये है, ये वाटर है, तो इसी तरीके से ये ट्रैवल कर रहा है। A sonar device on a submarine sends out a signal and receives an echo 5 seconds later. एक सोनार डिवाइस है जो कि आपका सबमरीन में लगा हुआ है, वो सेंड कर रहा है एक सिग्नल और रिसीव कर रहा है 5 सेकंड में एक इको को। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। आपको साउंड की स्पीड निकालनी है पानी के अंदर। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज 3625 मीटर। आपको ये बताया गया है कि डिस्टेंस आपको दिया गया है 3625 मीटर, तो टाइम आपको दिया गया है 5 सेकेंड, डिस्टेंस आपको दिया गया है 3625 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है सोनार का वो मल्टीप्लाई कर देंगे 3625 को, तो ये आपका आ जाएगा, वेलोसिटी को निकालने के लिए 2d डिवाइडेड बाई टी कर लेंगे, वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3625 डिवाइडेड बाई 5, जो आपका आ जाएगा 1450 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि मेटल ब्लॉक्स के अंदर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी डिफेक्ट अगर उसमें आ गया है, कोई भी क्रैक अगर उसमें आ गया है, तो अल्ट्रासाउंड से हम कैसे उसका डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब डिफेक्टिव मेटल ब्लॉक्स will not allow ultrasound to pass through it and reflect it back। जो डिफेक्टेड मेटल ब्लॉक्स हैं आपके, वो अल्ट्रासाउंड को पास करने नहीं देंगे अपने अंदर से और रिफ्लेक्ट कर देंगे जो भी अल्ट्रासाउंड उस पर फेंकी जाएगी। एक एंड से अल्ट्रासाउंड वेव्स को फेंका जाता है, अगर उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता तो उसमें कोई भी आपका डिफेक्ट नहीं है। अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट होगा तो अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो आपकी वापस डायरेक्शन में चल पड़ेंगी और डिटेक्टर जो है वो उसको रिसीव नहीं कर पाएगा। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक्स।
ये आपको दिया गया है फिगर में, किस तरीके से जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स एक तरीके से फेंकी जाती हैं, दूसरी साइड में डिटेक्टर जो है वो चेक किया जाता है कि क्या अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो उस तरफ पहुंच रही हैं। अगर उस तरफ पहुंच गई तो वो जो है सही तरीके से काम कर रहा है, अगर उस तरफ नहीं पहुंची तो वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। मेक अ सेटअप एज शोन, जैसा कि फिगर में दिया गया है उसी तरीके का सेटअप बनाना है। विद अल्ट्रासाउंड बीइंग पास थ्रू वन एंड, एक एंड से अल्ट्रासाउंड को पास किया जा रहा है। डिटेक्टर प्लेस्ड ऑन द अदर एंड, डिटेक्टर जो है वो दूसरे एंड पे लगाए जा रहे हैं मेटल ब्लॉक के। सिंस द डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द मेटल ब्लॉक डज नॉट अलाउ साउंड टू पास थ्रू इट, अब हमें पता है कि जो डिफेक्टिव पार्ट है मेटल ब्लॉक का वो अपने अंदर से अल्ट्रासाउंड को पास नहीं करने देगा। इट विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर, जो डिटेक्टर है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इन दिस वे डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड की मदद से डिटेक्टर्स जो हैं वो आपका डिटेक्ट कर देंगे और मेटल ब्लॉक्स के अंदर हम डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लेंगे आसानी से। एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन ईयर्स वर्क, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि एक ह्यूमन बीइंग्स के जो कान हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। वेरियस साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल्स इन आवर सराउंडिंग्स आर कलेक्टेड बाय पिना, बहुत सारी आवाज़ें जो पार्टिकल्स करते हैं आपके आसपास के सराउंडिंग के जो पार्टिकल्स हैं जब वो आवाज़ें करते हैं उसके थ्रू आपके पिना में वो आवाज़ कलेक्ट होकर पहुंचती है। पिना आपका आउटर पार्ट है आपके कान का, तो पिना में जाके पहुंचती है। दैट ट्रांसफर्स दीज साउंड्स टू द ईयर ड्रम्स, और एक ईयर कैनाल के थ्रू वो जो ईयर ड्रम्स के अंदर आपकी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचती है। थ्रू द ईयर कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम्स में वो आवाज़ आपकी पहुँचती है। द ईयर ड्रम्स बिगिन्स टू वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ ब्रिस्कली, और ईयर ड्रम्स जो है वो वाइब्रेट होना शुरू कर जाते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, एज शोन, जैसे आपको दिया गया है वो आगे पीछे जो है वो वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। These vibrations are passed from the hammer to the third bone stirrup via the second bone anvil. ये जो वाइब्रेशन है ये पास कर दी जाती हैं हैमर से आपका थर्ड बोन स्टीरअप पे वाया विद द हेल्प ऑफ सेकंड बोन एनविल। सेकंड बोन एनविल जो है वो आपकी स्टीरअप तक उस आवाज़ को पहुंचाता है। हैमर एनविल पे पड़ता है, एनविल जो है वो स्टीरअप तक वो वाइब्रेशन को पहुंचाती है। द स्टीरअप स्ट्राइक्स द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवल विंडो, जो स्टीरअप है वो ओवल विंडो की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ स्ट्राइक करती है और उसको वाइब्रेशन पास कर देती है उसमें जो कॉल्किया है। तो कॉल्किया में वो जो आपकी वाइब्रेशन है उसको पास कर दिया जाता है। द लिक्विड इन द कॉल्किया प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस इन द नर्व सेल्स, जो लिक्विड है कॉल्किया में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को बनाता है और नर्व सेल्स में पास कर देता है। दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आर कैरीड टू द ब्रेन, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हैं वो कैरी की जाती हैं ब्रेन में बाय द ऑडिटरी इम्पल्स इन द नर्व सेल, जो नर्व सेल के अंदर ऑडिटरी इम्पल्स है उसके थ्रू वो ब्रेन में चली जाती हैं। दे आर इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन एज साउंड, अब ब्रेन जो है उसको साउंड की तरह, आवाज़ की तरह पहचानता है। हैंस वी गेट अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, और इसी की तरह इसी से हमें आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। सो इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं बच्चों। तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।